सॉल्ट का वो पार्ट जो कि वीक एसिड या फिर वीक बेस से आया है, वो पार्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जब हमने एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो पीएच आ गया था एल्कलाइन। जो एनाइन है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव को उसने एक्सेप्ट किया, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो पीएच इस बार क्या आएगा 7 से ज्यादा। NH4 पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस होगा, ये OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, जिससे पीएच कैसा आ जाएगा, पीएच आ जाएगा हमारे पास एसिडिक। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे, मस्त होगे और अपनी स्टडी को खूब एंजॉय कर रहे होगे। बेटा आज हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में और साथ में बफर सॉल्यूशन के बारे में। ये टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन पे जो बेस क्वेश्चन होंगे उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक जो मैं आपको पहली लाइन जो बताऊंगा वो पहली लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस लाइन को आपने समझ लिया तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाता है। ये लाइन क्या है आपको याद रखना है। पार्ट ऑफ द सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस ऑलवेज इंटरेक्ट विद द वाटर, disturb the equilibrium of water and change the pH। सॉल्ट का वो पार्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से आता है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करता है, वाटर का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको डिस्टर्ब करेगा और या तो सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा या फिर सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा। किसी किसी केस में सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब आपको सिंपल एक ही बात याद रखनी है कि सॉल्ट में कैटायन भी होते हैं, सॉल्ट में एनायन भी होते हैं और वो कैटायन या वो एनायन जो कि वीक एसिड या फिर वीक बेस से आया है वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और इससे पीएच चेंज हो जाएगा। इस लाइन को मैं सबसे पहले लिखता हूं कुछ भी समझाने से पहले। तो इसको लिखता हूं मैं part of salt which comes from weak acid or weak base। weak acid or weak base always react with water and disturb the equilibrium, disturb the equilibrium of water, disturb the equilibrium of water। This reaction is called salt hydrolysis। This reaction is called salt hydrolysis। Salt hydrolysis changes pH of the solution। ये बेटा हमारे पास बेसिक एक डेफिनेशन हो गई जिसको आपको हर हाल में याद रखना है इस चीज को समझने के लिए कि सॉल्ट का वो पार्ट जो कि वीक एसिड या फिर वीक बेस से आया है वो पार्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू उसका पीएच चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा कितने तरीके के सॉल्ट हमारे पास हो सकते हैं। तो आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के कितने टाइप हमारे पास हो सकते हैं। तो यहां पे
पहला जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला जो सॉल्ट होगा वो होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक बेटा NaCl, K2SO4, NaNO3। ये जितने भी मैंने आपको सॉल्ट बताए हैं, ये सॉल्ट सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले हैं। आपको अभी डिटेल में भी बताऊंगा कैसे। NaCl, K2SO4, NaNO3, KClO4, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जिनको हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बने हैं। अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा। सेकंड अब हमारे पास आ जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये सॉल्ट होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमारे पास सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट है, ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे बेटा हमारे पास आने वाला है एग्जांपल लाइक CH3COO लास्ट जो आएगा हमारे पास वो होगा केस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। यहां पे हमारे पास एग्जांपल होगा फॉर एग्जांपल NH4Cl। इन सारे चार टाइप के सॉल्ट को हमें एक एक करके समझना है कि भाई इनका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होगा, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पीएच चेंज हो जाता है, वो पीएच आखिर कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपना एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या था, सॉल्ट ऑफ वीक, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये है हमारे पास पहला सॉल्ट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी, आखिर क्यों उस सॉल्ट को हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बोलते हैं। तो जैसे मैंने एक लिया HCl, HCl क्या है बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक लिया NaOH, NaOH क्या है, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बना, एक NaCl बना और साथ में क्या बना, H2O बना। ये जो NaCl है ये क्या है, ये है सॉल्ट। ये सॉल्ट किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, ये सॉल्ट बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaCl को बनाने के लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज किया और एक स्ट्रॉन्ग बेस को यूज किया। तो वो सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब जरा डिटेल में समझते हैं कि भाई HCl कैसा होता है। देखो बेटा, HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डिसोशिएट होता है वाटर में H पॉजिटिव और Cl माइनस में। आपको Cl माइनस के बिहेवियर के बारे में सोचना है कि भाई Cl माइनस कैसा होता है, इसका बिहेवियर क्या होगा। अगर HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड तो H पॉजिटिव को निकलने के बाद जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा अपना वीक कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होगा, अपना वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसकी दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी या फिर नहीं होगी, भाई ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। जब अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता,
पर क्योंकि ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, इसकी दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी होगी? 0, या फिर आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो मैं लिख देता हूं नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव अगेन, ये दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। अब बात करते हैं NaOH की। NaOH क्या है? NaOH है अपने पास एक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा OH माइनस और साथ में Na पॉजिटिव। अब ये Na पॉजिटिव क्या होगा, हमें ये समझना पड़ेगा। ये Na पॉजिटिव क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट। स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? ये होता है वीक कॉन्जुगेट एसिड। वीक कॉन्जुगेट एसिड। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस Na पॉजिटिव की दोबारा से OH माइनस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है या फिर ज्यादा है? 1 मिनट के लिए मान के चलो बेटा, अगर Na पॉजिटिव की OH माइनस को एक्सेप्ट करने की दोबारा से टेंडेंसी ज्यादा होती तो रिएक्शन बैक डायरेक्शन में भी जाने लगती। यहां पे भी अगर Cl माइनस की दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती और ज्यादा होती तो ये रिएक्शन भी बैक डायरेक्शन में जाने लगी। यहां पे मैंने इरिवर्सिबल का साइन बनाया, किस लिए? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर HCl ने एक बार H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया तो Cl माइनस दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट हरगिज नहीं करेगा। इसी तरह से अगर एक बार NaOH ने OH माइनस को डोनेट कर दिया तो Na पॉजिटिव दोबारा से OH माइनस को एक्सेप्ट हरगिज नहीं करेगा। इसलिए ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती हैं। तो ये है वीक कॉन्जुगेट एसिड। यहां पे लिखता हूं क्या? नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट OH माइनस अगेन। ये दोबारा से OH माइनस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। एक बार इसने डोनेट कर दिया तो कर दिया, दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको बेटा ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई Cl माइनस का नेचर क्या होता है, Cl माइनस का नेचर क्या होता है और Na पॉजिटिव का नेचर क्या होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सॉल्ट पे। भाई हमारे पास सॉल्ट क्या है? हमारे पास सॉल्ट है NaCl। NaCl कैसा सॉल्ट होता है? NaCl होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको मैंने वाटर में डिसोशिएट किया, वाटर में मैंने इसको मिलाया, तो वाटर में मिलाने के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो NaCl ने वाटर में मिलकर क्या बनाया? Na पॉजिटिव एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इस समय ये वाटर में है, Na पॉजिटिव वाटर में है, तो Na पॉजिटिव की सराउंडिंग में वाटर होगा। और वाटर में आपको पता है, वाटर में H पॉजिटिव भी होते हैं, OH माइनस भी होते हैं। वाटर में H पॉजिटिव भी होते हैं और OH माइनस भी होते हैं। इन्हीं OH माइनस की सराउंडिंग में है Na पॉजिटिव जो कि सॉल्ट से आया है। इसी H पॉजिटिव की सराउंडिंग में Cl माइनस जो कि कहां से आया है? सॉल्ट से। आप मुझे यह समझने में थोड़ा सा हेल्प करो, क्या ये Na पॉजिटिव वाटर के OH माइनस एक्सेप्ट करेगा? क्या ये Cl माइनस वाटर के H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा? जरा सोच लो बेटा आराम से। क्या ये Na पॉजिटिव
वाटर के OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा? क्या ये Cl माइनस वाटर के H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया हुआ है Cl माइनस हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H पॉजिटिव अगेन। Cl माइनस की दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होगी। Na पॉजिटिव के बारे में क्या समझाया है? इट हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द OH माइनस अगेन। मतलब ये Na पॉजिटिव OH माइनस से रिएक्शन नहीं करेगा और ये Cl माइनस H पॉजिटिव से भी रिएक्शन नहीं करेगा। सॉरी बेटा, वो ठीक है। तो यहां पे Cl माइनस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और Na पॉजिटिव OH माइनस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या वो वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा? ना ही Na पॉजिटिव ने वाटर से रिएक्शन करी, ना ही Cl माइनस ने वाटर से रिएक्शन करी। तो जितना H पॉजिटिव पहले था उतना ही अब होगा, जितना OH माइनस पहले था उतना ही अब होगा। ना ही H पॉजिटिव वाटर से, ना ही Cl माइनस वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ना ही Na पॉजिटिव वाटर से रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? Na पॉजिटिव और OH and Cl माइनस does not react with water, hence equilibrium of water remains the same, hence you can say pH also remains the same, pH also remains the same। तो पहले आपने जब वाटर में NaCl मिलाया उस समय वाटर का pH क्या था? उस समय वाटर का pH था 7 और NaCl मिलाने से भी H पॉजिटिव और OH माइनस पे कोई खतरा नहीं हुआ। ना ही H पॉजिटिव कम हुआ, ना ही OH माइनस कम हुआ, उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जितने H पॉजिटिव पहले थे उतने ही OH माइनस पहले थे, उतने ही H पॉजिटिव और OH माइनस बाद में भी होंगे। मतलब Na पॉजिटिव ने और Cl माइनस ने वाटर के इक्विलिब्रियम को छेड़ा भी नहीं, उनका इक्विलिब्रियम सेम रहा। जब उनका इक्विलिब्रियम सेम रहा तो जो पहले pH था वही pH बाद में रहेगा, तो pH कैसा रहा? अनचेंज। तो इस केस में क्या आएगा? इस केस में आएगा pH आएगा 7, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल। NaCl को मिलाने से वाटर में pH में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। KCl, Na2SO4, KBr या फिर जितने भी आपको इस तरीके के सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, इन हर सॉल्ट को, इस तरीके के सारे सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो वहां पे pH में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा, ये वाला, तो आपको आने वाली चीजें बहुत ही इजी हो जाने वाली हैं। कैसे? देखते हैं। सेकंड टाइप का होगा हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए सबसे पहले हम सोचते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगी, सॉल्ट कैसे बना होगा। सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे हुई होगी? तो हम लेते हैं एक क्या, वीक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल, और एक लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल NaOH। इनकी रिएक्शन कराई, क्या बना? CH3COO Na एंड H2O। ये क्या बना है बेटा? ये क्या बना है? ये एक ऐसा सॉल्ट बना जो कि वीक एसिड एंड
स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना, इसलिए इसको मैंने बोल दिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, जिसको मैं बोलूंगा डिसोसिएशन रिएक्शन। इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो आप बोल सकते हो डिसोल्यूशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, CH3COONA सॉलिड, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। इसका कंसेंट्रेशन है इनिशियली C मोल पर लीटर में डिसॉल्व करने वाला हूं। यहां से मिलके क्या बनेगा, यहां से मिलके बनेगा CH3COONA, CH3COO नेगेटिव एक्वस एंड Na पॉजिटिव एक्वस। स्टार्टिंग में ये जीरो होगा, डिसॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा C। अब आपकी असली परीक्षा स्टार्ट होती है। क्या, Na पॉजिटिव आया है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, Na पॉजिटिव आया है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये क्या होगा, Na पॉजिटिव क्योंकि आया है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, ये होगा वीक कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या होगा बेटा, ये होगा वीक कॉन्जुगेट एसिड, या फिर आप बोल सकते हो इसकी OH माइनस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, 0। लेकिन अब आपको सोचना है किसके बारे में, अब आपको सोचना है एसिटेट आयन के बारे में। एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट होता है तो यह बनाता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ये है हमारे पास वीक एसिड, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। मतलब CH3COO नेगेटिव, इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है which has great tendency to accept H पॉजिटिव। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है जिसके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है क्या करने की, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की। जब मैंने सोडियम एसिटेट को वाटर में मिलाया तो वाटर में क्या आया, वाटर में आया क्या, वाटर में आया CH3COO नेगेटिव। इसकी सराउंडिंग में H पॉजिटिव भी होंगे वाटर के, इसकी सराउंडिंग में OH माइनस भी होंगे वाटर के, लेकिन एसिटेट एनाइन वाटर के H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, एसिटेट आयनाइन वाटर के H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, जिससे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो गया तो Kw की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए OH माइनस बढ़ेगा। अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो गया तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो pH क्या हो गया, इस बार pH आ गया एल्कलाइन, क्योंकि सॉल्यूशन में OH माइनस जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, pH आ गया 7 से ज्यादा। तो अब इसको पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से समझेंगे। यहां पे क्या होगा, एसिटेट आयन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ये वाटर के साथ रिएक्शन करने वाला है ड्यू टू, अब ये किसका हाइड्रोलिसिस हुआ, एनाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ या फिर कैटाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ, ये एनाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ। हम बोलेंगे ड्यू टू द एनाइनिक, ड्यू टू द एनाइनिक hydrolysis, due to the anionic hydrolysis the concentration of H positive decreases in the solution. Due to the anionic hydrolysis the concentration of H positive
डिक्रीजेस द इन द सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिक्रीज होगा टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kw, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीजेस। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीज हो गया, इसलिए क्या हो गया, pH बिकम बेसिक इन नेचर। pH क्या हो जाएगा, बेसिक आएगा, या फिर आप बोल सकते हो जो pH होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो इस बार आपने देखा बच्चों कि जब भी एनाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ, एनाइन के हाइड्रोलिसिस होने से H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और सॉल्यूशन का pH कैसा आ जाता है, बेसिक आ जाता है, जो कि 7 से ज्यादा होगा। तो यहां पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो pH बिकम बेसिक, जो कि 7 से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको समझते हैं और ज्यादा डिटेल में। हमने क्या किया, CH3COO नेगेटिव, इसको डिसॉल्व किया वाटर में, इसका कंसंट्रेशन है C। इसने क्या किया, वाटर में से H पॉजिटिव को निकाल लिए। इसने क्या किया, वाटर में से H पॉजिटिव को निकाल लिए। जब वाटर में से H पॉजिटिव को निकाल लिए तो क्या बना, CH3COOH बन गया, और साथ में OH माइनस भी बन गया। अब आप देखो बेटा, यहां पे OH माइनस बन गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। जब OH माइनस बन गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। यही तो मैंने आपको बताया है। यहां पे इनिशियली अब क्या होगा, C में से 1 माइनस अल्फा का हाइड्रोलिसिस हुआ। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा C अल्फा, यहां पे भी क्या बनेगा, यहां पे बनेगा C अल्फा। यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है इसीलिए मैं इसको बोलूंगा KH। ये क्या आएगा, ये आएगा CH3COOH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव। ये आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू और क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू आएगी C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, जहां पे C से C कैंसल्ड आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास होने वाला है बेटा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको अगले पेज पे लिखते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आया है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया है हमारे पास C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर 1 के कंपैरिजन में अल्फा छोटा है तो हम लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ये कर लिए, और दूसरे ब्रैकेट में हम फिर से लिखते हैं क्या, CH3COOH OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव। इस इक्वेशन को हम H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस इक्वेशन को हम H पॉजिटिव से डिवाइड भी करते हैं। जब हमने H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो देखो बेटा, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई Kw की। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई है, ये वाली वैल्यू आ गई है Kw की। और ये वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू है 1/Ka। ये वाला एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है 1/Ka का। तो यहां पे हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं क्या, KH इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय Ka। एक हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं pH। हमें क्या कैलकुलेट करना चाहे, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं pH, लेकिन यहां पे हमें कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पता है। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है C अल्फा। इसको लिख लेते हैं, सिंस वी नो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज द C अल्फा। ठीक है, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी KH डिवाइडेड बाय C अंडर रूट। ये आ गई हमारे अल्फा की वैल्यू। इसको यहां पे पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास C इंटू KH डिवाइडेड बाय C।
तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आया? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपके पास आएगा KH मल्टीप्लाइड बाय C। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और KH की वैल्यू आपको यहां पे पता है, KH की वैल्यू आपको यहां पे पता है, तो लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, OH माइनस इज इक्वल टू KH की वैल्यू पुट करिए यहां से, क्या है KW डिवाइडेड बाय KA इंटू C। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब हमें निकालना है pH, जिसके लिए हमें चाहिए H पॉजिटिव। वो क्या होता है? वो होता है KW डिवाइडेड बाय OH माइनस। OH माइनस हमें पता है, रखते हैं यहां पे, क्या आ जाएगा, KW डिवाइडेड बाय अंडर रूट KW बाई A इंटू C। क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारे पास आने वाला है अंडर रूट KW इंटू KA डिवाइडेड बाय C। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का फॉर्मूला आ गया KW इंटू KA डिवाइडेड बाय C। pH कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइडों में लॉग ले लेते हैं, टेकिंग माइनस लॉग बोथ द साइड, दोनों ही तरफ माइनस लॉग ले लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा अपने पास pH इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C प्लस log C। ये हमारे पास pH कैलकुलेशन का फॉर्मूला आ जाता है। आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और KH वाला ये हर हाल में याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मैं लिख देता हूं एक बार क्या क्या आपको याद रखना है। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, और एक इसको याद रखिए, एक इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये हमने देखा बेटा, ये हमारे पास कौन सा केस था? ये हमारे पास केस था हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमने एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को वाटर में मिलाया, जब हमने एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को वाटर में मिलाया, तो पीएच आ गया था एल्कलाइन 7 से ज्यादा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। अब चलते हैं अगली तरफ। अगला हमारे पास जो केस आएगा, अगला केस क्या होने वाला है? थर्ड केस। थर्ड केस होगा सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का इस बार हम लोग कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। पहले सॉल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन को सोचते हैं, भाई सॉल्ट बना ही कैसे होगा? तो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले। सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन क्या आई होगी? हमें लेना है एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए HCl, हमें लेना है एक वीक बेस ले लिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां से बनेगा हमारे पास NH4Cl और साथ में बनेगा H2। ये जो NH4Cl है ये सॉल्ट है, लेकिन किस तरीके का सॉल्ट है? ये है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसको वाटर में डिसोशिएट करेंगे, तो अगली रिएक्शन हो जाएगी वाटर डिसोल्यूशन रिएक्शन, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो डिसोसिएशन इन वाटर। वाटर में हमने इसको डिसॉल्व किया, क्या रिएक्शन आएगी? यहां पे रिएक्शन आ जाएगी NH4Cl सॉलिड, जिसका कंसंट्रेशन है C। इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करके ये क्या बना देगा? ये बना देगा NH4 एक्वस ऑफ द कंसंट्रेशन C प्लस Cl माइनस एक्वस ऑफ द कंसंट्रेशन C। अब बेटा यहां से जो Cl माइनस आया, आपको याद है कुछ अभी मैंने समझाया था Cl माइनस के बारे में? मैंने आपको बताया था क्या? एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं कि Cl माइनस क्या है? वीक कॉन्जुगेट बेस है, इसकी कोई टेंडेंसी नहीं होगी दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की। यही हमें यहां पे सोचना है कि हमारे पास ये जो Cl माइनस आया है, ये एक्चुअल में क्या है? ये है वीक कॉन्जुगेट बेस।
ये दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आप जरा अब इसके बारे में सोचो, NH4 के बारे में सोचो। NH4 पॉजिटिव आया है NH4OH से। NH4OH एक वीक बेस होता है। NH4OH एक वीक बेस होता है। वीक बेस क्या प्रोवाइड करेगा? वीक बेस आपको प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो ये जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव है, ये NH4 पॉजिटिव जो हमारे पास है, ये क्या है? ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? आप ऐसे एज्यूम करिए कि जब हमने इस NH4 पॉजिटिव को सॉल्यूशन में डिप किया, ये सराउंडेड बाय था OH माइनस और H पॉजिटिव। इसकी सराउंडिंग में H पॉजिटिव भी था, इसकी सराउंडिंग में OH माइनस भी था। तो सबसे पहले किसने क्या किया? सबसे पहले इसने OH माइनस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में जब OH माइनस को इसने एक्सेप्ट किया तो सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। और जब OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो गया और हमें Kw की वैल्यू को बराबर रखना है, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं। ये हमारी जो रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। यहां पे क्या होगा? NH4 पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NH4OH प्लस H पॉजिटिव। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? pH कैसा आ जाएगा? एसिडिक। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव, pH, और वी शुड राइट सॉल्यूशन become acidic in nature. Solution become acidic in nature and pH has to be less than 7. बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जब हमने NH4 को डिसॉल्व किया वाटर में, तो NH4 के हाइड्रोलिसिस के कारण यहां पे किसका हाइड्रोलिसिस हुआ? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। यहां पे किसका हाइड्रोलिसिस हुआ? कैटायन का हाइड्रोलिसिस। तो कैटायन मतलब NH4 पॉजिटिव के हाइड्रोलिसिस के कारण सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो जो pH आएगा वो क्या आएगा? एसिडिक आ जाएगा सॉल्यूशन का और 7 से कम होगा। अब याद रखने वाली बात क्या रही आपके पास? आपके पास याद रखने वाली बात ये हो गई कि जब भी आपके पास सॉल्ट होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का, जब भी आपके पास सॉल्ट होगा किसका? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो आपको याद रखना है ड्यू टू द कैटायनिक हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव बनेंगे सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक और pH आएगा 7 से कम। ये आपको बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। देखो NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है? C। NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है? C। इसको मैं आगे वाले पेज पे करते हैं। तो NH4 पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन होती है वाटर से। क्या बनता है हमारे पास? यहां पे हमारे पास बनता है NH4OH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है बेटा, यहां पे आप देखो कंसंट्रेशन कितना है? C। 1 में से C में से C अल्फा खत्म हुआ, कितना बचा? C1 माइनस अल्फा। यहां पे कितना आ गया? C अल्फा। यहां पे कितना आ गया? C अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास KH की वैल्यू क्या आएगी? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आया? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जिसको आपको पता है हम
सी अल्फा स्क्वायर भी कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के एच डिवाइडेड बाय सी। इसको हम अभी आगे यूज करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की एक वैल्यू और आएगी, वो क्या है, वो है अपने पास के एच इज इक्वल टू concentration of NH4OH into concentration of H positive divided by concentration of NH4 positive। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसको मैंने OH से मल्टीप्लाई किया और OH से ही डिवाइड किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए बेटा, ये वाली वैल्यू तो आ गई हमारे पास किसकी, KW की, और ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 1/KB की। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई KW और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, KB। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/KB। तो इसको क्या ले सकते हैं, KH इज इक्वल टू KB KW डिवाइडेड बाय KB। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है pH। pH निकालने के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है C अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको पता है C अंडर रूट क्या है, KH मल्टीप्लाइड बाय C। आप इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, KH इंटू C। KH इंटू C आ गया। अब KH की वैल्यू भी हमें पता है, तो लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या है, ये है अपने पास KH क्या है, KW इंटू C डिवाइडेड बाय KB। ये है, ये हमें पता चल गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है। pH निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, pH निकालने के लिए हमें इसका एक एंटीलॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों ही साइडों में हम एंटीलॉग ले लेते हैं, दोनों ही साइडों में हम एंटीलॉग ले लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आने वाला है pH इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाने वाला है बेटा, किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया फॉर्मूला फॉर द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास आ गया फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसका हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। एक केस अभी भी बचा हुआ है, वो केस कौन सा है, वो केस एक ऐसा केस होगा जब एसिड भी वीक है और जो सॉल्ट है वो भी वीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट केस होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसकी सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन देखते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन इसकी क्या होने वाली है, इसकी सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन होगी, जैसे हमारे पास NH4OH है, ये एक वीक बेस है, और CH3COOH है जो कि वीक एसिड है। जब इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, CH3COO NH4 अमोनियम एसिटेट बन गया और साथ में क्या बन गया, H2O। तो ये जो हमारे पास सॉल्ट बना, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। अब इस सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या हो गया, सॉल्ट डिसोल्यूशन रिएक्शन। जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये CH3COO NH4 सॉलिड स्टेट में है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या दिया इसने, वाटर में देगा CH3COOH एंड NH4OH। ये C है
स्टार्टिंग में ये 0 0 होगा, लेकिन डिसोसिएशन के बाद इसका कंसंट्रेशन C हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन C हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या क्या आया आपके पास, यहां पे हमारे पास आया, ओके इसको एक बार ऐसे लिखता हूं बेटा, यहां पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आपके पास वाटर में आया CH3COO नेगेटिव एक्वस और NH4 पॉजिटिव एक्वस। आपके पास वाटर में आया CH3COO नेगेटिव, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। इसकी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी। आप बोल सकते हो यस इट एक्सेप्ट द H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। और NH4 पॉजिटिव को पहचानिए, NH4 पॉजिटिव क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। और इस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड की OH माइनस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होने वाली है। ठीक है बेटा, CH3COO नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, इसकी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। NH4 पॉजिटिव की स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, इसकी OH माइनस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होने वाली है। मतलब इस बार क्या हुआ, इस बार आप सोच सकते हो कि वाटर में CH3COO नेगेटिव भी है, जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और वाटर में NH4 पॉजिटिव भी है, जो कि OH माइनस को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस बार हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, कैटाइन करेगा या फिर एनाइन करेगा, आपको इस बार बोलना चाहिए, क्योंकि एसिटेट भी H पॉजिटिव को ले सकता है वाटर के, तो एनाइन का हाइड्रोलिसिस होगा। और कैटाइन भी NH4 पॉजिटिव वाटर के OH माइनस को ले सकता है, तो कैटाइन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमें बोथ कैटाइन एंड एनाइन टेक्स पार्ट इन हाइड्रोलिसिस, बोथ कैटाइन एंड एनाइन टेक द पार्ट इन द हाइड्रोलिसिस। अब दोबारा से बेटा एक बार मैं आपको यहां तक सारा समराइज करा देता हूं, कैसे मैंने जो आपको पहले वाला एक पॉइंट बताया था उसका यूज क्या है। हमारे पास देखो इस सॉल्ट में Na पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बेस से आया, हाइड्रोलिसिस नहीं किया, Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, हाइड्रोलिसिस नहीं किया, ना कैटाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ ना एनाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ। अगला केस, इस सॉल्ट में CH3COO नेगेटिव, ये वीक एसिड का पार्ट है, ये हाइड्रोलिसिस करेगा। Na पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। इस CH3COO नेगेटिव ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, OH माइनस को बढ़ा दिया, pH आ गया बेसिक। अगला चलते हैं, अब आते हैं यहां पे जो सॉल्ट है हमारे पास उसमें NH4 पॉजिटिव वीक बेस का पार्ट है, जो वीक बेस से आया है वो हाइड्रोलिसिस करेगा, और HCl आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। अब आते हैं लास्ट वाले केस में, यहां पे ये भी वीक एसिड से आया है, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, और ये भी वीक बेस से आया है, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब जो पहली लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी बेटा, वो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और वो ही की है। दोबारा से समझाता हूं, आप सारे केसेस को एक बार समराइज कर सकते हो अपने आप भी, मैंने भी अभी करवाया है, आप खुद भी देख सकते हो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वो ही कैटाइन या फिर वो ही एनाइन पार्टिसिपेट करेंगे जो कि वीक एसिड या फिर वीक बेस से आए हों। सॉल्ट का वो पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, वो कभी भी हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। सॉल्ट का वो पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, वो कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, केवल वो ही हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा जो वीक एसिड या फिर वीक बेस से आया हो। ठीक है बेटा, तो बोथ कैटाइन एंड एनाइन टेक द पार्ट इन द हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होगी, पीएच एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, वो आपको समझाऊंगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होगी बेटा, CH3COO NH4, जब इसको हम मिलाएंगे वाटर में तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा CH3
COOH प्लस NH4OH। इसका इनिशियली कंसंट्रेशन है C, इनिशियली ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। फिर C में से 1 माइनस अल्फा खत्म हुआ, यहां पे क्या बनेगा बेटा, यहां पे बनेगा अपने पास C अल्फा ये बनेगा। अब ये देखो, ये तो सॉल्ट है ना, ये तो मैंने एक कंबाइंड वे में लिखाया। अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से लिखूं तो ये सॉल्ट है। वाटर में तो सॉल्ट में कैटाइन और एनाइन अलग अलग होंगे ना, तो बेटर वे क्या है कि हम ऐसे लिखें CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, वाटर गिव CH3COOH और NH4OH। इसका कंसंट्रेशन कितना है, एसीटेट का कंसंट्रेशन कितना है C, NH4 का कंसंट्रेशन भी कितना है C। स्टार्टिंग में ये दोनों कितने होंगे 0 0। यहां से क्या हुआ C1 माइनस अल्फा, यहां से क्या हुआ C1 माइनस अल्फा, ये कितना बन गया C अल्फा, ये कितना बन गया C अल्फा। देखो बेटा यही तो मैंने लिखा हुआ है, बस मैंने यहां पे कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है। लेकिन वाटर में एसीटेट और NH4 अलग अलग होते हैं, तो ये वाला ज्यादा बेटर है लिखने में, और ये ही हमें आंसर प्रोवाइड करेगा। ये भी सही है, लेकिन हमें इसको कंबाइन करके लिखना चाहिए था। कंबाइन करके लिखने पे हमारे पास ये आएगा। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या आने वाला है, KH आएगा अपने पास CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव, NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव। ये आ गया। इस बार मैंने क्या किया, यहां पे H पॉजिटिव OH माइनस से मल्टीप्लाई किया और H पॉजिटिव OH माइनस से डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हो गया, ये है 1/KA, ये है 1/KB और ये है अपना KW। तो यहां पे हमारे पास KH क्या आ गया, KH आ गया है हमारे पास KW डिवाइडेड बाय KA इंटू KB। ये हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में कंसंट्रेशन रखते हैं, एक बार इसको भी सोचते हैं। तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है C अल्फा। NH4OH का कंसंट्रेशन कितना है C अल्फा। एसिटेट का कंसंट्रेशन कितना है C1 माइनस अल्फा। NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है C1 माइनस अल्फा। इनको पुट करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH C अल्फा, concentration of acetate ion C1 minus alpha, concentration of NH4 is also C1 minus alpha। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा KH is equal to C square alpha square C square 1 minus alpha whole square। यहां से अगर आप कैंसिल करना चाहो इनको तो हमारे पास क्या आएगा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या आया हमारे पास, हमारे पास आएगा KH अंडर रूट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। KH की वैल्यू रख सकते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KW KA इंटू KB। ये आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पीएच। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पीएच। और पीएच कौन देगा भाई, एसिड ही तो पीएच देगा ना। हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू कैलकुलेट द पीएच, और वो कौन देगा, वो देगा अपना एसिटेट एसिटिक एसिड, एसिड ही तो देगा। तो मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, for the calculation of pH, for the
कैलकुलेशन ऑफ pH, कंसिडर the reaction which belongs to acid। हमें वो रिएक्शन इस बार देखनी पड़ेगी जो कि एसिड के कारण आ रही है। तो एसिड के कारण जो रिएक्शन आ रही है वो कौन सी है? वो है CH3COOH, जो कि डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। अब CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना है? जरा आप देख सकते हो CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन आप बता सकते हो? एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 1 माइनस अल्फा। तो यहां से Ka की वैल्यू क्या आ गई? Ka की वैल्यू आ जाती है अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन into H positive divided by concentration of acetic acid। इसको जब यहां से हम H पॉजिटिव निकालेंगे, याद रखना बेटा ये वाली इक्वेशन, यहां से जब हम H पॉजिटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। ये वाला आप यहां पे मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। एंड एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है? C1 माइनस अल्फा। तो हम इसको भी पुट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा Ka, ये कितना है? ये है C अल्फा। ये कितना है? 1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा। यहां से C से C कैंसल्ड आउट हो गया, क्या आ गया? H पॉजिटिव इज इक्वल टू C अल्फा 1 माइनस अल्फा। सॉरी, यहां पे एक C ये वाला एक्स्ट्रा है, ये आ जाएगा अपने पास Ka इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये आ गया H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। अब आप देखो ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना है? अंडर रूट KW बाई Ka इंटू KB। तो क्या आ गया? H पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka KW Ka इंटू KB। ये हो गया। यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा KW इंटू Ka डिवाइडेड बाय KB। ये आ जाएगा। अब इसका लॉग लेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला हो जाता है किसका? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। ठीक है, यहां पे अगर किसी केस में pKa और pKb बराबर आ गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा? वहां पे न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जहां पे pH कितना आएगा? जहां पे pH आएगा 7। ठीक है बेटा, अगर वहां पे आप देखिए pKa ज्यादा होगा और pKb कम होगा, pKa ज्यादा होगा और pKb हमारे पास कम होगा, तो देखो 7 प्लस समथिंग मोर माइनस समथिंग स्मॉलर, ये वैल्यू जो आएगी ये कैसी हो जाएगी? ये वैल्यू हमारे पास 7 से ज्यादा आने वाली है इस बार। तो इस बार ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? 7 से ज्यादा आ जाएगी। हम बोल सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन, और जो pH है वो 7 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमारे पास देखिए pKa की वैल्यू छोटी है
और पी के बी की वैल्यू बड़ी है, तो ये सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सोल्यूशन होगा और पीएच कैसा आएगा? 7 से कम। ये हमें याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस वाले पार्ट से जो मैंने आपको अभी समझाया है बेटा, इस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और वो कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। तो जितनी आपको चीजें कॉन्सेप्चुअल समझाई हैं वो भी आपको याद रखनी है। और जो ये मैंने फॉर्मूले बताए हैं, 3 फॉर्मूले बताए हैं, ये फॉर्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो हर हाल में याद रखना है। लेकिन आपको हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, इतने सारे फॉर्मूले हो गए और हर फॉर्मूले में देखो सर पीके डब्ल्यू पीके भी आ रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सर किस में क्या आएगा, किसको कैसे करेंगे। अब हम जब एग्जामिनेशन होगा तो हम जाके वहां पे डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे भाई, वहां तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सही बात है बेटा भाई, एग्जामिनेशन में अगर आप डेरिवेशन करने बैठ गए तो इन डेरिवेशन को करने में ही कम से कम आपको 5 से 10 मिनट चाहिए। उसके बाद आप फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे तो भाई क्वेश्चन तो वो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक डायरेक्ट ट्रिक जो कि हमें हर फॉर्मूले को याद रखने में मदद कर सके, जिससे हम एक ही सेकंड में फॉर्मूला बना के उसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि फॉर्मूले को याद रखने वाली ट्रिक है, और फॉर्मूले को आपको याद इसी तरीके से रखना है। इसके लिए आपको केवल 1-2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या याद रखना पड़ेगा? एक तो बात ये याद रखो बेटा, पी के डब्ल्यू का साइन हमेशा पॉजिटिव है। एक बात याद रखो, ये पी के ए का साइन भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक याद रखो ये कि पी के बी का साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। और एक बात आपको यह और याद रखनी है कि लॉग सी का साइन डिसाइडेड बाय पी के ए और पी के बी, मतलब लॉग सी का साइन वही होगा जो कि पी के ए का होगा या फिर पी के बी का होगा। दोबारा समझाता हूं बेटा, अगर इतनी सी चीजें याद रख लोगे आपको ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये बड़े ही आराम से याद होने वाले हैं। तो आपको ये ट्रिक को याद रखने में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी सी ट्रिक आपको सारे फॉर्मूले एक साथ बता देगी। क्या है वो ट्रिक? रटने का भी नहीं बोल रहा हूं, केवल ये सिंपल सा याद रखने को बोल रहा हूं कि याद रखो पी के डब्ल्यू का साइन आता है पॉजिटिव, पी के ए का साइन भी होगा पॉजिटिव, पी के बी का साइन होता है हमेशा नेगेटिव, और लॉग सी का साइन वही होगा जो कि पी के ए का होगा या फिर पी के बी का होगा। अब इसको यूज कैसे करना है? जैसे मैंने आपको बोला भाई, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब आपको सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिखना है बेटा, तो वीक एसिड के लिए आप क्या लिखोगे? वीक एसिड के लिए क्या लिखोगे? के ए। वीक एसिड के लिए क्या आएगा? के ए आएगा। तो हमें एक चीज ये समझ में आ गई कि भाई इस वाले फॉर्मूले में हमें पी के ए यूज करना है क्योंकि वीक एसिड है। तो पीएच के फॉर्मूले में ये तो कॉमन है, हाफ, पहले क्या आता है? पी के डब्ल्यू का साइन हमेशा पॉजिटिव। फिर क्योंकि वीक एसिड है तो क्या आएगा? पी के ए का साइन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। पी के ए का साइन भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। और फिर लॉग सी आता है, लॉग सी का साइन भी वही होगा जो कि पी के ए का साइन है। तो क्योंकि पी के ए पॉजिटिव था इसलिए लॉग सी भी पॉजिटिव है। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, आप चाहो तो मैच कर सकते हो। अब है हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इस वीक बेस में हमारे पास क्या आएगा? इस वीक बेस में हमारे पास आएगा केबी। इस वीक बेस में हमारे पास क्या आएगा? केबी। तो यहां पे पीएच क्या आएगा? ये तो कॉमन है, हाफ ब्रैकेट कुछ इस तरह से। यहां पे पीके डब्ल्यू तो हर एक में आना है, पीके डब्ल्यू माइनस क्या आएगा? वीक बेस है तो केबी लेना है, माइनस पीकेबी लेना है, और माइनस पीकेबी का साइन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। और फिर लॉग सी का साइन वो ही होगा जो कि पी के बी का होता है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आप चाहो तो एक बार मैच कर सकते हो, सेम फॉर्मूला है। फिर लास्ट वाला है सॉल्ट ऑफ वीक
एसिड एंड वीक बेस। क्योंकि यहां पे बात हो रही है वीक एसिड की तो यहां पे के ए भी आएगा, और बात हो रही है वीक बेस की तो यहां पे के बी भी आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू हाफ, हाफ तो देखो सब जगह कॉमन ही है। पहले क्या आएगा, पी के डब्ल्यू हमेशा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा पी के ए हमेशा पॉजिटिव, फिर क्या आएगा माइनस पी के बी हमेशा निगेटिव। पी के ए की वजह से एक बार लॉग सी आया होगा और पी के बी की वजह से एक बार माइनस लॉग सी आया होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो लॉग सी तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये फॉर्मूला सीधे सीधे सिंपल ये हो जाता है। अब ये याद रखना इतना सिंपल है कि अगर आप इसको याद रखते हो बेटा तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाने वाले हैं। अब मैं आपको और समझाता हूं शॉर्ट में क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पीएच साथ ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको भी लिखवा देता हूं शॉर्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे आपको क्या लिखना है, नो हाइड्रोलिसिस, कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पीएच जो आएगा वो साथ ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। जब हमारे पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड में कौन आएगा, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, आप चाहो तो देख सकते हो, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में एसीटेट आयन होगा। तो यहां पे क्या हुआ, एनाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस का केस होगा, और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस के केस में जो एनाइन है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव को उसने एक्सेप्ट किया, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो पीएच इस बार क्या आएगा, 7 से ज्यादा। याद रखो बेटा, वीक एसिड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एनाइनिक हाइड्रोलिसिस पीएच 7 से ज्यादा आएगा, फॉर्मूला आपको बता रखा है पिछले वाली पेज पे। फिर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या होगा, जैसे NH4 पॉजिटिव का मैंने आपको एग्जांपल बताया था जो कि वीक बेस है, तो NH4 पॉजिटिव कैटाइन है, कैटाइन क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव वाटर के OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, NH4 पॉजिटिव वाटर के OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, जिससे कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हुआ तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया, जिससे पीएच जो आएगा वो 7 से कम आएगा। और अगर हमारे पास वीक एसिड है एंड वीक बेस है तो बोथ हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस भी होगा, दोनों का ही हाइड्रोलिसिस इस बार होने वाला है। पीएच, पीएच आप बोल सकते हो डिपेंड अपॉन के ए एंड के बी वैल्यू, आप बोल सकते हो पीएच डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ पीकेए एंड पीकेबी। ये आपको याद रखना है बेटा, बहुत ही सिंपल मैंने कर दिया। जो आयन का वो पार्ट जो कि वीक बेस या फिर वीक, जो कि आयन का वो पार्ट जो कि वीक एसिड या फिर वीक बेस से आया होगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा। आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, नो हाइड्रोलिसिस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, पीएच इज मोर देन 7। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, पीएच इज लेस देन 7। और वीक एसिड और वीक बेस है तो दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा। पीएच डिपेंड करता है के और के बी की वैल्यू पे, ठीक है बेटा। और आपको देखो ये भी मैंने समझाया कैसे उनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो ये 4-5 चीजें याद रखोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे। इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई दिक्कत देने वाले ही नहीं होते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये अपने प्रीवियस टॉपिक का है, ठीक है। मेरे को कल मिला था तो इसलिए मैंने इसको आज की क्लास में इसको ऐड कर लिया। फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द NaOH एंड HCl of different concentration. pH of which one of them will be equal to 1? ये 1 है, I लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये 1 है। तो यहां पे हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, H पॉजिटिव इज इक्वल टू NV ऑफ एसिड माइनस NB ऑफ बेस डिवाइडेड बाय BA प्लस वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस।
आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चाहिए 1/10। आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चाहिए 1/10। जिस केस में 1/10 आ जाएगा उस केस में pH 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं, वो केस में पहले ही एलिमिनेट कर दूंगा जिसमें ज्यादा जो न्यूट्रल है और जिसमें ज्यादा बेस दे रखा है। तो देखो बेटा, यहां पे आप देखो 10 इंटू 1/10 10 मिली इक्विवेलेंट एसिड का है, 10 इंटू 1/10 और 10 मिली इक्विवेलेंट बेस का है। तो ये वाला सॉल्यूशन तो आएगा न्यूट्रल, इसका तो पीएच आएगा 7। इसमें एसिड ज्यादा है, बेस कम है, तो ये सॉल्यूशन कैसा आ सकता है? ये सॉल्यूशन आ सकता है एसिडिक। इसमें भी एसिड ज्यादा है और बेस कम है, ये भी आएगा एसिडिक। और इसमें भी एसिड ज्यादा है और बेस कम है, तो ये भी सॉल्यूशन आएगा एसिडिक। मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से मैंने 4 ऑप्शन को पहले 3 में कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से मैंने 4 ऑप्शन को 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले मैं ए को सॉल्व करता हूं। ए में क्या आएगा, ध्यान से सोचना। एसिड है 60 इंटू 1/10, बेस है कितना 40 इंटू 1/10, टोटल वॉल्यूम कितना है 100। ये कितना हो गया 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/50। 1/10 नहीं आया, छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कितना है 55 इंटू 1/10 माइनस 45 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 55 प्लस 45 100। ये कितना हो गया, ये आ गया 5.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आ गया, ये आया 1/100। तो 1/100 तो pH 2 प्रोवाइड करेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं सी को। सी में कितना है एसिड 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास 25। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 15। ये कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 100। तो यहां से कितना आ गया 10/100। 10/100 1/10 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, जो कि हमारा ऑप्शन आ रहा है सी में। मतलब हमारे सी वाले सॉल्यूशन में pH कितना मिला, सी वाले सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मिला 1/10, तो pH मिलेगा 1। तो सी ऑप्शन दे रखा है, सी वाला सॉल्यूशन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो यस, इस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन आपको ट्राई करने पड़ेंगे। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना ही आप ये क्वेश्चन इजीली ट्राई कर सकते हो। अगला देखते हैं बेटा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट pH एंड H पॉजिटिव। ठीक है, pH और H पॉजिटिव के बारे में स्टेटमेंट बोल रखा है, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट 0। सही बात है, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर 7 होता है। एडिंग 1 मोलर CH3COOH and 1 normal and 1 normal of NaOH, pH will be 7। ये गलत है बेटा, क्योंकि देखो आपने CH3COOH प्लस NaOH, इसका भी 1 नॉर्मल है, इसका भी 1 नॉर्मल है, सेम कंसंट्रेशन के हैं, वो न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन से आपके पास ए बन गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको मैंने अभी समझाया है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे जो एसिटेट है वो वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, OH माइनस का कम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पे जो आएगा pH आएगा वो 7 से ज्यादा आएगा। और इन्होंने बोला है कि भाई pH 7 होना चाहिए, लेकिन ये हो गया गलत। यहां पे pH जो आएगा वो 7 से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये बात सही होगी। देखो, एडिशन ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH एंड 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, pH विल बी 7। ठीक है, 7 नहीं होगा, 7 से वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जो कि हाइड्रोलिसिस करके pH 7 से ज्यादा कर देंगे। अगला देखते हैं, H positive of dilute and hot H2SO4 is more than concentrated and cold H2SO4। देखो बेटा,
जब डाइल्यूशन होगा तो डाइल्यूशन में आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होएगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। और वो हॉट भी है, जब टेम्परेचर आपने ज्यादा कर रखा है तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अब यहां पे देखो कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही कम होगा। और वो कोल्ड है, टेम्परेचर भी कम है, टेम्परेचर कम होने से डिसोसिएशन कम होगा। तो यहां पे क्या है, जहां पे ज्यादा डाइल्यूट है और हॉट है वहां पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा आ जाएगा। जहां पे कंसंट्रेटेड है एंड कोल्ड है वहां पे H2SO4 का कंसंट्रेशन, मतलब H2SO4 के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम आ जाएगा। तो जो अपना C है ये भी ऑप्शन सही दे रखा है। फिर मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH NHCl। भाई देखो ये भी एसिड है, ये भी क्या है एसिड, और ये भी क्या है एसिड। जब दो एसिड को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक ही तो होगा। CH3COOH एसिड है, HCl भी एसिड है, जब दो एसिड को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक ही तो होगा। और जब सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH कितना आएगा, pH 7 से कम ही आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे बोल रखा है द हाइड्राइड H- इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन। Which of the following reaction will occur if sodium hydride is dissolved in the water? तो देखो बेटा NaH, इसको वाटर में डिसोशिएट करोगे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस H माइनस। और इन्होंने खुद ही बोल रखा है कि भाई ये क्या है, ये तो हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है वाटर से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। तो ये वाटर से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, वाटर से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस ही तो बनाएगा। भाई वाटर होता है H पॉजिटिव और OH माइनस, वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया H माइनस ने, तो वो तो क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया और सिस्टम में हमारे पास OH माइनस बच जाएंगे। तो इसी तरीके की हमें कोई रिएक्शन दे रखी है, जो हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर सी में, H माइनस ने वाटर से रिएक्शन करी, H2 गैस बना के बाहर चला गया और OH माइनस सोल्यूशन में बच गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दीज सब्सटेंस विल एक्ट एज अ बेस। तो देखो बेटा ये होता है सोडियम बोरेट, ये होता है बोरेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोरेक्स भी बोलते हैं। मे बी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया हो। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2NaOH और बनाता है 4H3BO3। H3BO3 ये होता है बोरिक एसिड, लेकिन ये वीक होता है, ये वीक एसिड है। बोरिक एसिड इज वेरी वीक एसिड। जबकि ये क्या बना, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस बना। NaOH जब आपने बोरेक्स को वाटर में डिसॉल्व किया तो वहां पे क्या बना, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया NaOH और वीक एसिड बन गया। तो भाई pH स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बेसिक ही तो होगा। तो हमारा इन्होंने ये भी पूछा है कि भाई बेसिक कौन सा होगा, तो ए आंसर सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बाकी सबको चेक करेंगे। देखो यहां पे क्या दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड। यहां पे अब आपको समझ में आ गया हो कि भैया देखो Cl माइनस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, अमोनियम का हाइड्रोलिसिस होगा। ये वाटर से OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, जिससे वाटर में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो इस वाले का अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा आएगा, एसिडिक आएगा। फिर है कैल्शियम नाइट्रेट। तो जरा इसके बारे में सोचना बेटा, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है ये CaOH होल ट्वाइस और 2HNO3 से बनता है। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो सॉल्ट बना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना, और इसका pH कितना होता है, हमेशा 7, न्यूट्रल। तो ये वाला हो गया न्यूट्रल। सोडियम सल्फेट भी इसी कैटेगरी का है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये कहां से बनता है, ये बनता है 2NaOH से और H2SO4 से। तो ये सॉल्ट क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी वजह से इसका pH क्या आएगा, इसका pH भी न्यूट्रल आएगा। तो बेटा अल्टीमेटली हमारा आंसर आने वाला है यहां पे
ए फर्स्ट आंसर हमारा होने वाला है यहां पे। अगला देखते हैं, द कंपाउंड हुज वाटर सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या है बेटा, कि वहां पे हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। अब देखो NaCl क्या है, NaCl है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे पीएच कितना आएगा 7। NH4Cl ये प्रोवाइड करेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। यहां पे ये जो NH4 पॉजिटिव है ये OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या बनेगा NH4OH बनेगा और वाटर में H पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बढ़ गया, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या होता है, बेसिक। हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या होता है, बेसिक। अब देखो यहां से NaHCO3 से आपके पास बनेगा HCO3 माइनस, और Na2CO3 से क्या बनेगा, Na2CO3 से बनेगा कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस। इसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, ये 2 OH माइनस बनाएगा। इसके बाद कम कैपेसिटी है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, जैसे अगर मैं यहां पे वाटर लिख दूं 2H2O लिख दूं, तो कार्बोनेट 2 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस हो करेगा और 2 OH माइनस बनाएगा, और बाइकार्बोनेट 1 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस शो करेगा और क्या बनाएगा H2CO3 और साथ में 1 OH माइनस। यहां से आप देखो ज्यादा OH माइनस आया, जब यहां से ज्यादा OH माइनस आया तो ये क्या होगा, ज्यादा बेसिक हो गया। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा बेटा वो आंसर होगा सी। ऑल्दो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, लेकिन उन्होंने बोला है हाईएस्ट पीएच, तो मोस्ट बेसिक विल बी द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गेट हाइड्रोलाइज। देखो बेटा ये है अपना सॉल्ट स्ट्रॉन्ग HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये सॉल्ट है अपना स्ट्रॉन्ग बेस KOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये सॉल्ट है अपना स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 का, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन ये वाला सॉल्ट NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस, NH4 पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस होगा। अभी दोनों क्वेश्चनों में समझाया, NH4 पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस होगा, ये OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, जिससे पीएच कैसा आ जाएगा, पीएच आ जाएगा हमारे पास एसिडिक। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इज एसिडिक ड्यू टू द। तो FeCl3 ये जो सॉल्ट है, इसको आप जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, Fe+3 + 3Cl माइनस। ये जो 3Cl माइनस है ये कहां से आए, ये तो आए हैं HCl से, तो ये क्या होंगे, ये तो होंगे वीक कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या होंगे, सॉरी वीक कॉन्जुगेट बेस। लेकिन जो Fe+3 है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeOH होल थ्राइस और 3H पॉजिटिव बनाएगा। मतलब यहां पे एनाइन का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, किसका हुआ, कैटाइन का हाइड्रोलिसिस हुआ, और सॉल्यूशन का पीएच कैसा आ जाएगा, एसिडिक। तो ये FeCl3 का सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में, ड्यू टू द एसिडिक इंप्योरिटी नहीं, ड्यू टू द आयनाइजेशन नहीं, ड्यू टू द डिसोसिएशन नहीं, इट इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बेटा हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज करेक्ट अल्टरनेट फॉर द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां पे अभी मैंने आपको बहुत सारी बताई है बेटा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अक्सर पूछा जाता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को पूछा गया है। अब वो बोला इनमें से कौन सा सही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, तो देखो बेटा ये वाली भी नहीं आती है, ये वाली भी नहीं आती है, ये वाली आ तो सकती है लेकिन अल्फा की वैल्यू आती है, जबकि ये वाली वैल्यू हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूं कहां पे है ये वाली वैल्यू, KW/Ka, जब हमने वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट डिस्कस किया था, ये वाला वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट डिस्कस किया था, तो KH की वैल्यू आई थी KW/Ka × Kb, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी आप देख लो, चेक कर लो, कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगोज द हाइड्रोलिसिस। तो
NO3, ये आया है KOH और HNO3 से। KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये बना है NaOH और HCl से, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये बना है H2SO4 से और KOH से, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन यहां पे ये बना हुआ है CH3COOH से और NaOH से, क्योंकि ये आया है वीक एसिड से, इसीलिए जो CH3COO नेगेटिव होगा, ये क्या होगा बेटा, ये होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। एसिटेट आयन क्या होगा, एसिटेट आयन होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम करेगा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन कैसा आएगा, सॉल्यूशन आएगा बेसिक। तो आंसर हो जाएगा अपना बी, जो बी ऑप्शन है वो हाइड्रोलिसिस यहां पे शो करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट, विच विल नॉट हाइड्रोलाइज, सेम टाइप के क्वेश्चन है बेटा। तो देखो पोटेशियम नाइट्राइड KNO3, KNO3 आया है किससे, KOH से और साथ में HNO3 से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड बना होगा KOH से और वीक एसिड HCN से, क्योंकि HCN यहां पे क्या होगा, अगर पोटेशियम साइनाइड को आप ब्रेक करोगे तो ये टूट जाएगा K पॉजिटिव और Cn माइनस में। ये जो Cn माइनस है ये वाटर से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, जिससे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हुआ और OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया और pH आ जाएगा बेसिक, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब पोटेशियम सक्सिनेट, इसमें भी ये जो सक्सिनिक एसिड से आया जो कि एक वीक एसिड है, वीक एसिड होने के कारण, सक्सिनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, जिसके कारण यहां पे क्या होगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट कहां से आता है, कार्बोनिक एसिड से आता है कार्बोनेट, ये एक कार्बोनिक एसिड होता है जो कि वीक एसिड होता है, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। केवल 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 पोटेशियम नाइट्रेट जो कि बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसका हाइड्रोलिसिस किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट विल गिव, तो सोडियम एसिटेट क्या है, CH3COONA, इसको आप वाटर में डिसोशिएट करोगे, क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको वाटर में डिसॉल्व करिए, वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस, तो OH माइनस की वजह से सोल्यूशन में बेसिक करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वाटर से जब ये रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, जिससे OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। ठीक है बेटा, तो देखो आज की क्लास में हम लोग फिर ऐसा करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बेटा अगर मैं बफर स्टार्ट करूंगा तो बफर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और हाइड्रोलिसिस हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके सारे फॉर्मूले समझ लिए, सारी ट्रिक्स समझ ली, सारे क्वेश्चन समझ लिए। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं, आप क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चंस को जरूर करिएगा और देखिएगा कोई प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं होती है। जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, जो आपको फॉर्मूला याद करने का शॉर्टकट बताया, वो हर जगह एप्लीकेबल है बेटा, आप कहीं भी सॉल्व करोगे बड़े ही आराम से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग बफर सॉल्यूशन को कवर करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।